एवरीवन, वेलकम टू आर्कियोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट द पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बोलता है डीपीएसपी के बारे में, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो तो भी आपको मेरी बातें समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो बिना किसी डर के आप वीडियो पर बने रहें। डीपीएसपी जानने से पहले हम लोग एक 5 मिनट का क्विक रिवीजन लेंगे। तो इसके पहले के लेक्चर्स में हमने देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इट्स बेसिकली अ बुक जिसमें कि सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रीएम्बल के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था पार्ट्स के बारे में, जिसमें कि हमने पार्ट 3 तक कवर कर लिया है। पार्ट 1 जो कि बोलता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को, जिसमें कि आर्टिकल्स 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक हैं। और पार्ट 2 हमारा बोलता है अबाउट द सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप में आर्टिकल कौन कौन से हैं। आर्टिकल्स हैं हमारे आर्टिकल्स 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। नाउ पार्ट 3 में हमने पढ़ा था अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे। और फंडामेंटल राइट्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने देखा था कि टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं 6, और सबसे उन सब 6 इम्पॉर्टेंट, तो 6 तो फंडामेंटल राइट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो छठा हमारा फंडामेंटल राइट था वो था फंडामेंटल मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि हमें बताता है 5 रिट्स के बारे में। और हमने ये भी देखा है कि 5 रिट्स क्या क्या बोलते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे पार्ट 4 के बारे में, जो कि बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अब हम लोग देखते हैं कि डीपीएसपी आखिर होता क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, डीपीएसपी हमारा सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, कौन से पार्ट में है। फाइन, तो पार्ट 4 हमें बताता है अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। और पार्ट 4 में कितने से कितने आर्टिकल तक होंगे, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हमें हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलता है। अब हम ये देख लेते हैं कि डीपीएसपी आखिर है क्या। डीपीएसपी का मेन एम होता है, इसका मेन लक्ष्य होता है कि ये क्या बना, एक वेलफेयर स्टेट बनाए। ठीक है, वेलफेयर स्टेट मीन्स क्या, लोक हितकारी राज्य बनाए। इसका मेन मोटिव यही होता है डीपीएसपी का। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में दोनों में डिफरेंस आखिर क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखने के लिए है वो तो ये होगा कि पार्ट 3 हमें बताता है अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, एंड पार्ट 4 हमें क्या बताता है, डीपीएसपी के बारे में, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। और आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमें फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे, और आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक हमें डीपीएसपी देखने को मिलते हैं। नाउ फंडामेंटल राइट किसके लिए होते हैं, सिटीजन्स के लिए। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, फंडामेंटल राइट इज़ फॉर द सिटीजन, जिसका कि हनन अगर कोई करे, कोई भी अदर सिटीजन या फिर आपको गवर्नमेंट भी अगर आपके फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकती, इसके बेसिस पे आप अगर आपका हनन हो रहा है तो हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते। तो फंडामेंटल राइट किसके बारे में है, ये सिटीजन्स के बारे में होता है। और डीपीएसपी किसके बारे में होता है, ये स्टेट्स के बारे में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के लिए होते हैं और डीपीएसपी स्टेट्स के लिए होते हैं, मतलब कि राज्य के लिए होते हैं। ओके, अब यहां पर देखते हैं हमारा चौथा डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, ये हमारा स्पेलिंग गलत है, ठीक है, आप ये देख लेना। ओके, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, लेकिन डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल। ये मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर में भी बताया था कि फंडामेंटल जस्टिसेबल होता है। अब हम लोग यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं कि जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल मीन्स व्हाट। जस्टिसेबल मीन्स अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो फिर आप कोर्ट के पास में जा सकते हो। ओके, लेकिन अगर आपका डीपीएसपी में, अगर आपको डीपीएसपी को स्टेट फॉलो नहीं कर रही है, डीपीएसपी में हमारे जितने भी
आर्टिकल्स हैं उसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं, अगर वो स्टेट्स फॉलो नहीं कर रही है तो उसके लिए हम लोग कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। ओके, कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी में बहुत कुछ होता है कि एनिमल हस्बेंड्री होना चाहिए, फिर लिविंग वेजेस मिलने चाहिए। अगर ये सब नहीं हो रहा है ना तो हम लोग कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। ओके, मीन्स ये नॉन जस्टिसिएबल है। अब देखते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स हमने देखा ऑलरेडी कि कहाँ से बोरो किए गए हैं, यूएसए से, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और डीपीएसपी कहाँ से बोरो किए गए हैं, आयरलैंड से। फाइन, तो हमने बेसिक पॉइंट्स देख लिए कि डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। होप आप लोगों को ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर फॉर द सिटीजन्स, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के लिए होते हैं और डीपीएसपी स्टेट्स के लिए होते हैं। एंड फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है और डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। ओके, तो यहाँ से हमारा बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन हमें ये देखने को मिलेगा कि डीपीएसपी कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 4 में है। दूसरा क्वेश्चन हमें मिलेगा कि पार्ट 4 में डीपीएसपी कौन से आर्टिकल तक आता है, तो आर्टिकल 36 से 51 तक हमें क्या देखने को मिलेगा, डीपीएसपी देखने को मिलता है। फिर हमारे यहाँ तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि डीपीएसपी कौन से कंट्री से बोरो किया गया है, तो आयरलैंड से बोरो किया गया है। ओके, यहाँ से हमारा बेसिक 3 क्वेश्चंस तो हमें देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, इस टाइप से क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि केटी साहा ने बोला था डीपीएसपी के बारे में कि डीपीएसपी आर पोस्ट डेटेड चेक। ये छोटा सा स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा कि डीपीएसपी को पोस्ट डेटेड चेक किसने बोला है, तो हमारा आंसर होगा केटी साहा ने। ओके, तो यहाँ से हमने बेसिक क्वेश्चंस देख लिए कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे अबाउट द आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 जो कि डीपीएसपी को बताता है। उसमें से जो भी मेन हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो हम लोग अब देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36 हमें क्या बताता है, डेफिनेशन बताता है। ओके, आर्टिकल 37 बताता है एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो एप्लीकेशन होगा उसके बारे में आर्टिकल 37 बताता है। आर्टिकल 38 हमें बोलता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब कि पीपल के वेलफेयर के लिए एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमारा आर्टिकल 38 बोलता है। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 39। ये बताता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, आर्टिकल 39A हमें क्या बताता है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में। अगर हमारे पास में मतलब सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, ये क्या बताता है। और फ्री लीगल एड, अगर आपके पास में कोई पैसे मतलब कि आपके पास में नहीं है, आप गरीब हो, तो आपको अगर लीगल एडवाइस चाहिए होगा तो फिर वो आपको स्टेट प्रोवाइड करेगी फ्री लीगल एड। ओके, कि आपको अगर कुछ भी लीगल एडवाइस चाहिए होगा तो फिर आपको फ्री लीगल एडवाइस भी आपको कहाँ से मिलेगी, स्टेट आपको प्रोवाइड करवाती है। फाइन, तो आर्टिकल 39A में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको जो बता रही हूँ वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें मैं स्टार मार्क कर दूंगी। ओके, तो आर्टिकल 39A इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ आर्टिकल 40, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 40 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। ये क्या बताता है, आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 41 बताता है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, मतलब कि आर्टिकल 41 बताता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ये कहाँ पे है हमारा, आर्टिकल 41 में है। ओके, अब हमें बताता है आर्टिकल 43 क्या बताता है, लिविंग वेजेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, मतलब कि जो वर्कर्स होंगे ना उनको लिविंग वेजेज मिलेंगे। ये कौन बताता है, आर्टिकल 43। ओके, लिविंग वेजेज, ये आपका भी 43 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग वेजेज आपको पूछेंगे तो आपको कहाँ पे बताना है, कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 43 में। नाउ आर्टिकल 44 वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सा आर्टिकल 44 क्या बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स।
अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, मतलब वन नेशन वन लॉ, मतलब एक जो हमारा नेशन है ना वहाँ पे सबके लिए एक समान कानून होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पुअर पीपल है उनके लिए अलग कानून, जो रिच है उनके लिए अलग कानून, पॉलिटिशियंस के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक नेशन में एक ही लॉ चलेगा, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, तो आर्टिकल 44 बताता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 44। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा आर्टिकल 39A, आर्टिकल 40, आर्टिकल 43 एंड आर्टिकल 44 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ओके, वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, अब बस देखते जाओगे आपको याद हो जाएगा, कुछ भी रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, बस आप एक बार गो थ्रू करते जाओ, नोट्स बनाओ और एक बार देखते जाओ डेली। फाइन, नाउ मूविंग अहेड, अब हमारा आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या बताता है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, मतलब कि जो भी 6 साल से छोटे बच्चे होंगे ना उनको, मतलब राज्य का ये दायित्व होना चाहिए कि 6 साल से छोटे बच्चों को आपको एजुकेशन प्राप्त करवाए, एजुकेशन प्रदान करवाए। ओके, इसका रूल होना चाहिए, आर्टिकल 45 बताता है। फाइन, देखो अब देखो ये रूल्स तो है ही कि 6 साल के बच्चों को मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ ही है कि 6 साल के बच्चे नीचे के बच्चों को फ्री, मतलब आपको क्या करना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर देना है उनको, फिर एजुकेशन देना है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में होता है। ओके, तो उसके लिए हम लोग, आपको पता है कि ये नहीं होता है हमेशा, 100% तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन अब इसके लिए हम लोग कोर्ट पे भी नहीं जा सकते क्योंकि ये डीपीएसपी के अंदर आता है और डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। ओके, तो होप आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी बातें। अब आर्टिकल 46 देखते हैं हम। आर्टिकल 46 बताता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST एंड अदर वीकर सेक्शन, मतलब कि जो SC/ST हैं और कोई भी जो वीकर सेक्शन है उनके लिए भी एजुकेशन का प्रावधान है। ओके, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब आपको ऐसा नहीं कि SC/ST या फिर वीकर सेक्शन है तो उनको मतलब एजुकेशन नहीं मिलेगा, उनको भी एजुकेशन मिलेगा, उनके लिए अलग से प्रावधान किस में दिया गया है, आर्टिकल 46 में दिया गया है। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 47, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिड डे मील। मिड डे मील के बारे में कहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल 47। जैसे कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हो तो देखते हो ना मिड डे मील्स मिलता है, तो वो कहाँ पे दिया गया है, 47 आर्टिकल में दिया गया है। ओके, नाउ आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 बताता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, मतलब कि क्या, कृषि और पशुपालन का संगठन होना चाहिए एक राज्य में, तो ये कौन सा बताता है, आर्टिकल 48 बताता है। ओके, तभी तो मतलब मेन मोटिव क्या है डीपीएसपी का कि एक राज्य को बहुत अच्छा बनाना, इसके लिए ही हम लोग तो डीपीएसपी रखे हैं ना। मतलब कि अगर ये सारे देखो आप ये सब कुछ, अगर एनिमल हस्बेंड्री होगा, चाइल्ड को अच्छे से आपको एजुकेशन प्राप्त करवाया जाएगा, मिड डे मील दिया जाएगा, तो इन सब से क्या होगा, इन सब से एक राज्य ही तो अच्छा बनता है ना। ओके, तो इसीलिए डीपीएसपी लाया गया है। तो आर्टिकल 48 हमने देखा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया गया है। तो अब आगे देखते हैं आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48 क्या बताता है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का भी हमें प्रोटेक्शन करना है और उसको इम्प्रूव करना है। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 बताता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का सेपरेशन, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों सेपरेट चीज़ है। कोई किसी में मतलब कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में नहीं घुस सकती और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में नहीं घुस सकती है। ओके, जुडिशरी का काम अपना होगा और एग्जीक्यूटिव का काम अपना होगा। न्यायपालिका अपना काम करेगी और कार्यपालिका अपना काम करेगी, ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल्स में बताया गया, आर्टिकल 50 में बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या, 48 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आर्टिकल 51 क्या बताता है, आर्टिकल 51 बताता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब कि ये क्या बताता है, किस चीज़ का प्रोटेक्शन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में ये बताता है आर्टिकल 51। ओके, ये आर्टिकल हमारा 51 बताता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो यहाँ पर होता है हमारा डीपीएसपी कंप्लीट। हमारा डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक था, हमारा डीपीएसपी था आर्टिकल 36 से 51 तक।
इसके बीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने देख लिए हैं और उससे भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने स्टार मार्क कर दिया। वैसे आपको सारे के सारे आर्टिकल्स जो भी लिखा हुआ है ना नोट्स में, आपको सारे आर्टिकल्स याद करना इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 वॉज अबाउट DPSP। फाइन, तो होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि DPSP क्या है, इसके बीच के आर्टिकल्स के बारे में समझ में आ गई होंगी बातें। डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि आर्टिकल बताओ, आर्टिकल 51 किसके बारे में, या फिर आपको ये पूछ सकता है कि मिड डे मील के बारे में कौन सा आर्टिकल है, तो हम क्या बताएंगे 47 आर्टिकल मिड डे मील के बारे में। ओके, तो DPSP से हमें इसी टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी बातें। अब आगे हम लोग आगे का जो भी हमारा सेक्शन होगा, आगे जो भी पार्ट 4A होगा, ये हम लोग नेक्स्ट के लेक्चर में देखेंगे। सो होप यू गाइज लाइक द वीडियो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।